एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 11। इससे पहले 10 सेट का डिस्कशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, तो आप लोग वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। तो कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कैसा होता है। तो तरंगदैर्घ्य होता है तापमान बढ़ने पर घट जाता है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तापमान जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ के। ठीक है, और कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था में जब होता है तो समग्र विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो जल का घनत्व क्या होता है, तो वो 1 ग्राम पर सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता है सीसी को। और जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है किस पे, तो जल का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका आंसर होगा, जल का घनत्व होता है कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। 1 ग्राम सीसी कितने पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और जल का घनत्व अधिकतम होता है ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। जमने पर घनत्व क्या होता है, बर्फ जब जमता है तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जल जब जमेगा जल जब जमेगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा कम। और आयतन क्या होता है, जमने पर आयतन बढ़ जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ के जमने से क्या होता है, नल का पाइप फट जाता है ठंडे के मौसम में। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को आवेशित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किस में देख सकते हैं। तो इसको जो हम देख सकते हैं वो देख सकते हैं किस में, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इसको देख सकते हैं। प्रकाश के रूप में ऊर्जा का निकास होता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा का निकास होता है। तो किस में होगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो खाना पकाने का बर्तन जो भी होता है उसका जो बाहरी हिस्सा होता है वो काला छोड़ दिया जाता है। और ये क्यों छोड़ा जाता है, तो इसका कारण है कि काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। वहीं उजली सफेद, तो पूछे उजली सतह जो होता है वो उष्मा का क्या होता है, अच्छा परावर्तक होता है। तो दोनों याद रखेंगे कि काला सतह क्या होता है, उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जिसके कारण खाना पकाने वाले जो भी बर्तन है उसको नीचे काला छोड़ दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा का क्या हो, अवशोषण हो। और जो सफ़ेद होता है, सफ़ेद कलर जो भी होगा वो क्या करता है, उष्मा का परावर्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्यों। क्योंकि गैस का जो होता है वो गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसीलिए गैस तापमापी जो होता है वो द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। और जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रसार भी ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रसार भी ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो एक श्वेत और चिकनी सतह जो होती है वो कैसी होती है, तो श्वेत अभी बताए थे कि पिछले क्वेश्चन में कि श्वेत जो होता है ताप का खराब अवशोषक होता है। मतलब श्वेत कलर जो होता है, उजला कलर जो होता है, ताप का क्या होता है, परावर्तक होता है और अच्छा परावर्तक होता है। ठीक है, तो ताप का क्या होगा, खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होगा। और काला क्या होता है, अच्छा अवशोषक और खराब परावर्तक। और सफ़ेद क्या हो जाएगा,
सफेद आपको बताएं, ताप का खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तापमापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो विद्युत तापी साधन बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो किया जाता है निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निक्रोम। निक्रोम जो होता है क्रोमियम प्लस निकेल का मिश्र धातु होता है। किसका किसका होता है? निक्रोम में क्या क्या होता है? तो क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि निक्रोम में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। वहीं बात करें सोल्डर में, तो सोल्डर का जो सोल्डर में होता है वो होता है क्या? लेड होता है और टीन होता है। तो सोल्डर में क्या क्या पाया जाता है? लेड और टीन का मिश्र धातु होता है सोल्डर। सोल्डर का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामानों को जोड़ने में करते हैं। वहीं मिश्र धातु इस्पात की बात करें तो मिश्र धातु इस्पात में जो होता है वो क्या होता है? तो लोहा होता है और कार्बन होता है। कार्बन होता है। और जर्मन सिल्वर की बात करें तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है? तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कॉपर, निकेल और जिंक पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो नींबू का रस जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक जो होता है उसका जो पीएच होगा वो क्या होगा? 7 से कम होता है। तो एसिडिक होता है और कितना होता है? एसिडिक होता है। इसका पीएच जो होता है 2 से लेके 2.60 के बीच होता है। 7 से कम जब होगा तो पीएच स्केल पे 7 से कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। 7 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा। और जब 7 होगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन होगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच पूछे तो उदासीन होता है, उसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। और नींबू का रस का पीएच एसिडिक होगा, इसलिए 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? तो विद्युत परिष्करण के द्वारा जो विशुद्ध धातु है वो कहाँ पे एकत्रित होता है? तो वो होता है कैथोड पे एकत्रित होगा। और वहीं पे जो अशुद्ध धातु है वो कहाँ पे होगा? तो अशुद्ध धातु पूछे तो हो जाएगा एनोड पे, और शुद्ध धातु या विशुद्ध धातु कैथोड पे। तो दोनों याद रखेंगे, अशुद्ध धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो सबसे सशक्त स्कंदक जो है वो कौन हो जाएगा? तो सबसे सशक्त स्कंदक है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AlCl3। AlCl3 जो है सबसे सशक्त स्कंदक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो सरकार का जो अंग नहीं है वो कौन सा है? तो विधायिका होगा, कार्यपालिका है, नहीं पूछ रहा है। प्रसार माध्यम जो है ये सरकार का अंग नहीं होता है। सरकार का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की संसदीय वित्त समिति है? तो भारत की संसदीय वित्त समिति है, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी लेखा समिति, ये भी संसदीय वित्त समिति है। सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ये भी जो है संसदीय वित्त समिति है, लेकिन मूल्यांकन समिति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, और कौन कौन सा है? तो लोक लेखा समिति पूछे तो ये भी याद रखेंगे। क्या कौन कौन सा है संसदीय वित्त समिति? तो लोक लेखा समिति। इसके अलावा लोकसभा की प्राक्कलन समिति, ये भी पूछा जाता है। तो लोकसभा की प्राक्कलन समिति भी क्या है? संसदीय वित्त समिति है। प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और सारे लोकसभा के होते हैं। वहीं बात करें सरकारी लेखा समिति, इसमें जो सदस्य की संख्या होगा, इसमें होगा 22 सदस्य, जिसमें 16 जो होते हैं 15 जो होते हैं लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी? तो सरकारिया आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो किस प्रश्न के समीक्षा के लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी केंद्र राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से 4 समिति है जिसको आप लोग याद रखेंगे। पहला समिति है प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा है राज्य मन्नार आयोग, तीसरा है भगवान
सहाय समिति और चौथा है सरकारिया आयोग। ये चारों समिति जो है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने से संबंधित है। तो चारों पूछा जाता है। पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग दूसरा, तीसरा है भगवान सहाय समिति और चौथा सरकारिया आयोग। तो ये चारों क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जो है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और आप लोग इसके डिटेल में भी पढ़ लेंगे कि किस आयोग में क्या बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज बनाता है? तो ये बोला गया था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है। ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये बोला गया था अरस्तू के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वो किसके पास जा सकता है? तो किसी भी व्यक्ति के जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो जा सकता है किसके पास? तो वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, तीनों के पास जा सकता है। ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में आप लोगों को पता ही है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और इसमें कितने मौलिक अधिकार, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषा से संबंधित है। इसमें टोटल कितने भाषा को शामिल किया गया है? तो अभी तक टोटल 22 भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के जो परिरक्षक होंगे वो कौन होंगे? तो उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 368। और ये 368 किस भाग में है? तो ये जो है भाग 20 में है। तो पूछेगा अगर कि संविधान का संशोधन जो है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368। और किस भाग में है? तो भाग 20 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है इसको हटा दिया गया है। ये जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट स्थिति से संबंधित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका मान बताना है। 4 का क्यूब और 15 का स्क्वायर और होल पावर 3 किया गया है। इसका जो आंसर होगा तो इसको जब हम लोग रूट में तोड़ेंगे तो 4 का क्यूब क्या होगा? 64 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंदर 289, और 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होगा? 289 का जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 17। और सब पे क्या दिया हुआ है? क्यूब है। 17 का क्यूब क्या आ जाएगा? तो 17 का जो क्यूब आ जाएगा वो हो जाएगा 4913। तो इसका आंसर हो जाएगा 4913। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, न्याय का किया गया है, भातृत्व का किया गया है, वयस्क मताधिकार का भी किया गया है, लेकिन वयस्क मताधिकार का जो है वो नहीं किया गया। वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया। स्थिति की समानता का भी किया गया है। वयस्क मताधिकार जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो इसको आर्टिकल 326 में शामिल किया गया है। कहाँ शामिल किया? आर्टिकल 326 में। ठीक है। 1989 में 61वें संविधान के संशोधन के द्वारा मताधिकार का एज जो था वो 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। पहले वोट देने का जो अधिकार होता था वो कितने एज तक का से ऊपर के होते? तो 21 वर्ष से ऊपर के, और इसको 18 कर दिया गया। कब? तो ये किया गया है 1989 में। 1989 में क्या कर दिया गया? वोट देने का एज को घटा के 18 कर दिया गया कि
कौन से संविधान संशोधन से? तो 61वें संविधान संशोधन से। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये किया, संघीय जो शब्द है इसका प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके जगह पे क्या किया गया है? हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? हम भारत के, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसी शब्द से हमारी प्रस्तावना स्टार्ट होता है। ये भी पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो वो कहा गया है सर्व सत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक घनकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी छड़ की लंबाई दिया हुआ है। घनकार कमरे के भीतर समा सकने वाले बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो घन का जो विकर्ण होता दिया हुआ है ना, बड़ी छड़ रखा जाएगा, मतलब ये क्या है? घन का विकर्ण है। तो विकर्ण का क्या फार्मूला होता है? विकर्ण का फार्मूला होता है √3 इंटू भुजा, और ये हमको क्या दिया हुआ है? 35√3। यहाँ से हमको क्या आ जाएगा? भुजा आ जाएगा घन का, तो घन का भुजा क्या आ जाएगा? 35। घन का भुजा क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से घन का भुजा आ गया 35, तो ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अगर इसको क्या बनाना है? भीतर एक गोलक को रखना है, तो गोलक को रखना है, तो जो भुजा होगा उस पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो उसका भुजा त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा 35/2। तो इसका क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है? गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए 4πr² लगा देंगे, और r के जगह हम 35/2 लेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा, और आंसर जो आएगा 3850 आएगा। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और मैथ अगर डिस्कस करने लगे थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो 326 ईस्वी में हुआ, ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था उत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण। तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था ये पूछे तो कब होगा? तो 326 ईसा वर्ष पूर्व में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये जो हुआ था नंद वंश के शासनकाल में। उस समय नंद वंश का शासन घनानंद का शासन था, घनानंद का शासन था, और इसी को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो किसके समय हुआ था? नंद वंश के शासक के समय हुआ था, और ये नंद वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे इसमें से क्या नहीं मानते थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईश्वर की सत्ता। बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना जाता था, वे अनिश्वरवादी थे। लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। पूछे तो ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क। और वहीं पूछे कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था ये कडफिसस। कडफिसस क्या था? संस्थापक था कुषाण वंश का। और सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ? तो कनिष्क हुआ। कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, ईसा के पहली शताब्दी में। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। मैथ इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 29 का। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपको 800। कितना हो जाएगा? 800। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इस तरीके से कर लेंगे। इस फार्मूला x का पहले कितना दे रहा है? 30% का छूट दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? 70/100। फिर कितना? 15% का छूट दे रहा है, तो 15% मतलब 85/100। 100 में से घटा लेंगे जितना परसेंट है, तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो। और ये बराबर में क्या दिया हुआ है? 476। तो x का वैल्यू यहाँ से 800 आ जाएगा निकल के। अगला क्वेश्चन है, पांडव वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी?
पांड्य वंश की जो राजधानी है वो किस स्थान पर अवस्थित थी, तो ये जो थी मदुरई में थी। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई थी। और पांड्यों का जो प्रतीक चिन्ह था, तो मछली जो था दोस्तों, मछली जो था इसका क्या था, तो राज चिन्ह था। मछली क्या था, पांड्यों का राज चिन्ह था। तो ये भी पूछे तो मछली जो है इसका राज चिन्ह था पांड्यों का, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है। तो सूफी आंदोलन का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो सूफी आंदोलन का जो संबंध है वो है इस्लाम धर्म से। किस धर्म से है, सूफी आंदोलन का संबंध है इस्लाम धर्म से। और इस्लाम धर्म में इसे मुरीद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुरीद, जो सूफी संत से शिष्यता ग्रहण करते थे। क्या बोला जाता था उसको, जो सूफी संत से अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे उसको बोला जाता था मुरीद। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान क्या है। तो अष्टप्रधान क्या है दोस्तों, अष्टप्रधान जो है, अष्टप्रधान शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल है। अष्टप्रधान क्या है, तो शिवाजी का 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोला जाता था, तो अष्टप्रधान बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 17 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। ठीक है, क्या है, 42 लड़कों की एक कक्षा में 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के आ जाता है। यदि परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है तो लड़के की आयु होगी, तो लड़के का आयु जो हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष बढ़ जाता है। 10 वर्ष का एक लड़का चला जाता है तो 10 प्लस और 2 वर्ष का लड़का आता है तो 42, 2 गुने 42 बट्टे में 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, 17 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं हुए, वो थे भगत सिंह। भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए थे। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। पहली बार 1929 में, और उसके बाद 1936 में, और फिर 1937 में। तो तीनों बार याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1929 में कहाँ पे हुए थे, तो लाहौर में, 1936 में लखनऊ में, और 1937 में तो फैजपुर में। ठीक है, 1929 में लाहौर में, 36 में लखनऊ में, और वहीं 37 में फैजपुर में। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब कब, तो ये बने एक बार 1938 ईस्वी में। कहाँ पे, तो 1938 ईस्वी में जो बने थे वो हरिपुरा में बने थे, और 1939 में बने थे त्रिपुरी में। ठीक है, त्रिपुरी में बने थे 1939 में। 1938 में कहाँ पे बने थे, हरिपुरा में। वहीं दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले 1886 में कोलकाता में बने थे, कोलकाता में अध्यक्ष बने। उसके बाद 1893 में, 1893 में लाहौर में, और फिर 1906 ईस्वी में कोलकाता में बने थे। तो दादा भाई नौरोजी भी 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। तो ये सारा याद रख कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का नेता किसे माना जाता था। तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीय असंतोष का नेता जो माना जाता था वो किसको, तो उसको वो माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो उपस्थित होने वाले भारतीय नेता थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर 1931 में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी भाग लेने गए थे। केवल एक गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए, किसमें, तो दूसरे में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1932 में। कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वहीं बात पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो 2.5/8 घंटे। इसमें देखिए, एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। तो यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है
समय दिया हुआ है, यहाँ से हमको दूरी निकल जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 60, 4 गुने समय होता है तो 210 मिनट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट को क्या करेंगे, इसको घंटा में बदलेंगे, तो 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 210 किलोमीटर क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। अब हमको दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, अब हम समय निकाल देंगे तो टाइम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे तो 210/80 आ जाएगा, 210/80। अब जब हम लोग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5/8 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे, तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। कब लागू हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और इसका जो घोषणा किया गया था, तो घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। ये क्या किया गया था, घोषणा कब किया गया था, 19 जुलाई 1905 को, और लागू कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कौन था बंगाल विभाजन के समय वायसराय, तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्यों ले लिया गया था, क्योंकि चौरा चौरी घटना के कारण, चौरा चौरी घटना हुआ था जिसके कारण क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, तो महाबलीपुरम में स्थित मंदिर जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो वो पल्लव वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है, पल्लव वंश से। और इसका जो स्थापना किया था वो पल्लव नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपया बचाता है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में इसके पास कितने होंगे, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6,305 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है, तो सौर प्रणाली में पृथ्वी जो है सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है, तो तीसरे नंबर का ग्रह है। ठीक है, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है, तो सूर्य के बाद कौन सा है, बुध जो है सबसे नज़दीक है। बुध के बाद जो है वो कौन है, तो बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी कितने नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे। पृथ्वी के बाद जो है वो कौन सा है, तो इसको क्रम को आप लोग याद रखेंगे, मंगल है। मंगल के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आ जाता है कौन, बृहस्पति के बाद आता है शनि, और शनि के बाद आएगा कौन, अरुण, और फिर वरुण। ठीक है, अरुण फिर वरुण, उसके बाद आता है वरुण। तो इसको आप लोग इस क्रम को याद रखेंगे। बुध सबसे निकट है, उसके बाद सबसे दूरी पूछे तो किसका है, तो वरुण का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेलागो का आस क्या है। पेलागो का जो आस है वो क्या है, तो पेलागो का जो आस है वो होता है द्वीप। क्या बोला जाता है इसको, तो ये द्वीप बोला जाता है। द्वीप वैसा क्षेत्र को बोला जाता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मृदा आपर्दन। क्या बोला जाता है, मृदा आपर्दन। मृदा आपर्दन किस कारण से होता है, ये वर्षा के जल और नदी जल के बहाव के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगसी नदी। और ये कहाँ प्रवाहित होती है, ये चीन में प्रवाहित होती है। ये तिब्बत के पहाड़ से निकलती है और चीन में मृत सागर में जाके गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है और कहाँ गिरती है, और गिरती है कहाँ पे, तो मृत सागर में। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंज नदी डैश देश में बहती है, तो ऑरेंज नदी जो है वो किस देश में बहती है, तो ऑरेंज नदी बहती है दक्षिण अफ्रीका में। किस देश में बहती है, दक्षिण अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। बोर्निया जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये कहाँ पे है, तो ये है हिंद महासागर में। ये कहाँ पे है, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है,
तो मसाला बगीचा जो है राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर में मसाला बगीचा है और यहाँ पे जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च उगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? तो हिमालय का कौन सा शिखर है जो भारत के अंतर्गत आता है? तो वो आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो शिखर है भारत के अंतर्गत, हिमालय का जो शिखर है वो भारत में आता है और कौन सा है? कंचनजंगा। वहीं धौलागिरी जो है ये कहाँ पे पड़ता है? धौलागिरी पड़ता है नेपाल में, अन्नपूर्णा भी पड़ता है नेपाल में और मकालू जो पड़ता है वो नेपाल और चीन के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये तिब्बत के साइड पड़ता है, तो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है क्या? मकालू। ठीक है, और ये सारे हिमालय का ही शिखर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत के भौगोलिक केंद्र के सबसे समीप है? तो भारत के भौगोलिक केंद्र के सबसे समीप जो शहर है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपको नागपुर। तो भौगोलिक केंद्र, भारत का भौगोलिक केंद्र कौन है? तो भारत का भौगोलिक केंद्र है मुंबई। मुंबई जो है भारत का भौगोलिक केंद्र है और इसके जो सबसे नज़दीक है वो कौन सा है? वो हो जाएगा नागपुर। ठीक है, और नागपुर एक चीज़ के लिए और पूछा जाता है, संतरा के उत्पादन में फेमस है। सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है कहाँ पे? तो नागपुर में संतरा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच जो अंतर है वो है कितने का? तो 5.5 घंटा। और 5.5 घंटा क्या है? तो आगे है। हम लोग सारे ग्रीनविच से क्या है? 5.5 घंटा आगे हैं। और ये कहाँ से गुजरती है? तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो क्या है? मानक समय रेखा है जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पे है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील है वो है सांभर झील। और सांभर झील जो है वो कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिमालय का यू कहा जाता है। तो हिमालय का यू जो कहा जाता है, हिमालय का यू क्या है? तो हिमालय का यू जो है एक औषधीय पौधा है। हिमालय का यू क्या है? एक औषधीय पौधा है। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो वो किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो ये कहलाता है भील जनजाति। भील जनजाति के समस्त गांव का मुखिया को गमेती कहा जाता है और ये इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन है। ठीक है, और भील जो है राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रजप्पा किन नदी के संगम पर अवस्थित है? तो राजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पे अवस्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों दामोदर और भेरा नदी के तट पे। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में जलप्रपात है। रजप्पा जो है झारखंड में एक जलप्रपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। और वहीं पूछे अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था कब? तो 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। दूसरे बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इससे पहले जो पहला संविधान सभा का पहला मीटिंग जो हुआ था और गठन भी हुआ था, दोनों एक ही डेट है, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9/10। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 30। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 300। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में कितना हो गया? तो वर्तमान में हो गया 465। ठीक है,
वर्तमान में कितने कुल अनुच्छेद हो गए हैं, तो 465 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 42.6/7%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 326 ईसा वर्ष पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? तो 326 ईसा वर्ष पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था? तो ये हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर बोला जाता है, उसके नेतृत्व में हुआ था। और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। इस युद्ध को क्या बोला जाता है? झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको झेलम का युद्ध बोला जाता है, या वितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है 3:4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल बना था? तो भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना था? पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको जो है चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 540। मैथ का क्वेश्चन, इसका देख लीजिएगा आप लोग, इसका PDF डिटेल डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो भारत में डाक टिकट, रेल सेवा, तार सेवा, ये सब का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जिसने डाक टिकट की शुरुआत की थी भारत में। और क्या किया था? रेल का भी किया था, तार का भी किया था। तो इस सब का श्रेय किसको जाता है? तो डलहौजी को जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न चित्र के बारे में सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 5,000। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो बढ़ सकती है कब? तो गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में क्या होता है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो ये होते हैं किसके कारण? तो ये होता है अरेक्टर पीली के कारण। अरेक्टर पीली के कारण क्या हो जाता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इक्रोन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो इक्रोन ग्रंथियों का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो वो है पसीना उत्पन्न करना, पसीना उत्पन्न करना। ठीक है। इसको मेरोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है। इक्रोन ग्रंथि को मेरोक्राइन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका काम क्या है? शरीर से पसीना को बाहर निकालना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत का जो जड़ होता है वो किस पदार्थ से आच्छादित होता है? तो वो होता है सीमेंटेड होता है, कि सीमेंटम होता है, सीमेंटम के द्वारा आच्छादित होती है। कि सीमेंटम क्या है? ये क्या है? कैल्सीफाइड पदार्थ है। सीमेंटम एक तरह का कैल्सीफाइड पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। तो दोस्तों इसमें से जो भिन्न है ये तीसरा नंबर भिन्न है। बाकी सब में जो आप डिफरेंस देखेंगे तो वो कितना कितना का है? तो यहाँ पे देखिए -1 का है, फिर +4 का है, फिर -1 का है। इन सभी में सेम पैटर्न है, लेकिन इसमें जो है वो सब में +1 का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद को ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, इसमें जो डिफरेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या है? -5 का है। 28 में फिर -4 कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। फिर इसमें -3 कीजिएगा तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? 21। फिर 21 में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। फिर -1 करेंगे तो आ जाएगा 18। तो इसी पैटर्न पे है ये। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर। यहाँ पे बी होगा, A B A, फिर B B, ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बी सी, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस भाग के लिए, गुना जोड़ के लिए और माइनस गुना के लिए और भागा घटाने के लिए है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो चौथा नंबर हो जाएगा। इसमें प्लस के जगह भाग करेंगे, गुना के जगह योग करेंगे, तो ये जो चेंज करेंगे साइन को तो ये वाला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जंक्शन से जुड़ी थैली को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अंधार्थ, अंधार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि क्लॉक को कूट भाषा में इतना लिखा गया है और टाइम को कूट भाषा में इतना लिखा गया है तो मोलेक्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मोलेक्स, तो एम है मोलेक्स, तो एम के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो 7 को प्रयोग किया जाएगा, तो पहला लेटर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओ के लिए क्या किया गया प्रयोग, तो ओ के लिए जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है यहाँ पे देखिए 2 प्रयोग किया गया, तो ये हो जाएगा 2 72। एल के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो यहाँ देखिए एल है, एल के लिए प्रयोग किया गया है 4 को, तो 724 देखिए किसी में है 724, मिल गया आंसर, तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो घर मान लीजिए ये घर है तो उत्तर की ओर जाएगा, उत्तर इधर हो गया, उत्तर की ओर जाती है, ठीक है। घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ से देखिए बाएं इधर हो गया तो बाएं इधर बाएं मुड़ जाती है, फिर दाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर क्या करती है दाएं मुड़ती है, तो ऊपर की तरफ जाएगी, दाएं मुड़ जाती है तथा अंत में फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। और ये यहाँ पे क्या है, इसका स्कूल है, ये क्या है घर, तो स्कूल उसके घर के किस तरफ है, तो घर से स्कूल किस तरफ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया दोस्तों। देखिए डायरेक्शन क्या होता है, इस तरीके से होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब और पश्चिम, ये हो गया पूरब और ये किधर क्या हो गया पश्चिम। देखिए घर किस डायरेक्शन में है, इधर से चला तो इस इधर की तरफ है, उत्तर और पश्चिम में है कि नहीं, इस डायरेक्शन में है कि नहीं, उत्तर पश्चिम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह में आते हैं। तो पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी जो है वो किस समूह में आते हैं, तो वो जो आते हैं वो आते हैं आपको टेरिडोफाइटा में। किस में आते हैं, तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं कौन, फर्न और फर्न के सहयोगी समूह। वहीं बात करें जिम्नोस्पर्म का, तो जिम्नोस्पर्म में जो खुली बीज वाले हैं या नग्न बीजी पौधे हैं वो आते हैं, ठीक है। तो बीज खुली जिसके होंगे वो आता है किसमें, जिम्नोस्पर्म, इसको अनावृत बीजी भी कहते हैं। वहीं थैलोफाइटा का बात करें तो थैलोफाइटा में कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए इस रूप में देता है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सुरेश एक आदमी का परिचय दे रहा है, इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो, तो इसमें जो हम लोग फैमिली ट्री स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरी माता के पति, तो मेरी किसके, तो सुरेश, तो मान लीजिए ये सुरेश है, तो सुरेश के माता हो गई, ये माता हो गई, हम लोग फीमेल के लिए सर्किल का यूज कर रहे हैं, तो माता, मेरे माता के पति, तो पति, तो इसका पति हो गया, ये फीमेल मेल हो जाएगा पति। अब बोल रहा है पति की माता, तो इसकी भी माता है, तो इसकी माता इसके ऊपर बनाएंगे, अगले जनरेशन में चली जाएगी, तो इसकी माता है। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, माता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, तो जो स्त्री आई इसकी जो माता है इसका पुत्र है, तो ये सुरेश, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, भाई बहन हो गए, दोनों भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों भाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश उस आदमी का क्या संबंध है, तो सुरेश उस आदमी को क्या बोलेगा, तो क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म की जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है, तो वो हो जाएगी संगुप्त बीज, संगुप्त बीज। इस एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं, बीज उत्पादक भी बोला जाता है, और इसका जो बीज होता है वो पूर्ण विकसित पुष्प होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, विरककों और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक विरकाणु या नेफ्रॉन होते हैं, ये गलत होंगे। बाकी सभी जो है वो सही है। वे पानी के संतुलन को बनाए रखने और चयापचय पच अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं, ये सही है। प्रत्येक विक्राणु के दो भाग होते हैं, ये भी सही है, जिसको कोशिका गुच्छ और विरकक नालिका बोला जाता है। उसकी मूल क्रियात्मक इकाइयों को विरकाणु या नेफ्रॉन कहा जाता है, तो ये भी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था। तो चीन को जो मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश था वो कौन था, तो वो था पाकिस्तान। सॉरी, पाकिस्तान नहीं, भारत। भारत ने ही सबसे पहले चीन को प्रथम गैर साम्यवादी देश था भारत, जो कि चीन को साम्यवादी चीन को मान्यता दिया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, और कब दिया था, तो 30 दिसंबर 1950 को दिया था, 30 दिसंबर 1949 को दिया था। ठीक है, चीन आज़ाद कब हुआ था, चीन जो आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। चीन आज़ाद कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को। और चीन में भारत का पहला राजदूत जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था KM पनिक्कर को। तो KM पनिक्कर को मान्यता देने के बाद इसको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, कहाँ पे, तो चीन में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना जो किया गया था 1999 ईस्वी में 25 मई को किया गया था। और किसके द्वारा, तो कांग्रेस से निष्कासित सदस्य शरद पवार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो शरद पवार जो है NCP के मुखिया हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था। तो निर्वात पंप का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ऑट्टो वॉन गेरिक के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1650 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो पिंग पोंग कूटनीति का जो संबंध है वो चीन और अमेरिका के बीच का संबंध है। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये 1970 ईस्वी की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधि के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षयन क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है निर्वातीकरण। इसको क्या बोलते हैं, निर्वनीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, निर्वनीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब प्रकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इस भौतिक परिघटना को बोला जाता है सुमेरु ज्योति। क्या बोला जाता है, सुमेरु ज्योति बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हरित क्रांति का जो जनक था वो कौन था, तो वो था MS स्वामीनाथन। वहीं श्वेत क्रांति का बात करें तो वर्गीस कुरियन, और गुलाब क्रांति का बात करें तो दुर्गेश पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो पायराइट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसको बोला जाता है मूर्खों का सोना, तो मूर्खों का सोना बोला जाता है पायराइट को। पायराइट क्या होता है, पीला होता है। इसका सूत्र जो है FeS2 है। ठीक है, इसमें सल्फर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये किस तरीके पीला होता है देखने में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूर्खों का सोना बोला जाता है। ठीक है, इसको लोह पायराइट भी बोला जाता है। अगला है क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। तो ये जो है मुक्केबाजी पे सीधा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, गोला का आयतन दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का अनुपात वाला फॉर्मूला लगा के इससे वो त्रिज्या निकाल के फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1600 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ABC दिया हुआ है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये 8 है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है छोटे से बड़े क्रम में सजाना है त्रिभुज के कोने को। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी कोण को हो जाएगा ए। तो सबसे बड़ी कोण हमको क्या छोटा से बड़ा सजाना है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा 7 वाला। तो 7 वाला सबसे पहले सी। उससे बड़ा कौन हो जाएगा 8 के सामने का कोण बी। और सबसे बड़ा कौन है 9, भुजा 9 वाले के सामने कौन, तो ए। तो क्या हो जाएगा आंसर सी बी ए। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 96 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5/18, 5/18 सी नंबर, तीसरा नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। तो कंपनियों की उत्पादकता में जब भी वृद्धि होगा तो उसका जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, तो वो जीडीपी पर पड़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो जॉन बेयर्ड के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1926 ईस्वी को टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल के एक टीम में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है कितना, तो 6 होता है। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। कुछ और खेल है जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बास्केटबॉल में जो होता है वो कितना होता है, तो 4 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में कितना होता है, 4 खिलाड़ी होता है, किसमें, बास्केटबॉल में। तो इसको भी याद रखेंगे, सॉरी 5 खिलाड़ी होता है बास्केटबॉल में। बॉल में 4 खिलाड़ी जो होता है वो होता है पोलो में। पोलो में जो होता है वो कितना खिलाड़ी होता है, 4 खिलाड़ी होता है। वहीं बात करें बेसबॉल का, तो बेसबॉल में होता है 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में कितना होता है, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है। वहीं बात करें खो खो में, तो खो खो में जो होता है, खो खो में भी क्या होता है, 9 खिलाड़ी होता है। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों में क्या होता है, 11-11 खिलाड़ी होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। वहीं बात करें रग्बी का, तो रग्बी फुटबॉल जो होता है उसमें 15 खिलाड़ी होता है। 15 खिलाड़ी होता है किसमें, तो रग्बी फुटबॉल में। तो सारा याद रखेंगे, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं। हैंडबॉल है, हैंडबॉल, इसमें 7 प्लेयर होता है। 7 प्लेयर होता है किसमें, हैंडबॉल में। ठीक है, तो ये सारा आप लोग याद कर लेंगे। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 9, खो खो में 9, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में और 7 खिलाड़ी हैंडबॉल में। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, कि जब स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होता है। तो मांग वक्र रेखा में जो परिवर्तन होगा क्या होगा, तो मांग वक्र रेखा बाहर की ओर खिसक जाती है। ठीक है, इस तरीके से आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।